नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में किसी भी कंपनी का पूरा बिजनेस और उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले। और इसमें हम आज के दिन कंपू एज इन्फोकॉम इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो ये कंपनी कंप्यूटर पार्ट्स, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर और साथ ही में टेलीकॉम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका ट्रेडिंग करती है। और साथ ही में ये कंपनी वेंडर्स और पार्टनर्स के बीच में जो एक स्ट्रैटेजिक लिंक है उसके बिटवीन यहाँ पर काम करती है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी मेनली 4 प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती है। और सबसे पहले हम इसमें कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी आईटी कंज्यूमर में जो काम करती है उसमें कंपनी का 55% का शेयर है। इसके बाद आईटी इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन में देखेंगे तो कंपनी का 33% का शेयर है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो बिज़नेस है वो कंपनी का उसमें 12% का शेयर है। और कंपनी का जो हार्डवेयर रिलेटेड सर्विस है उससे कंपनी का 1% का शेयर हमें बिजनेस का देखने को मिला है। तो इन मेनली 4 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और उसके बाद कंपनी की जो बिजनेस का चेन है वो स्ट्रांग रहे, इसके लिए कंपनी के पास 46 ऑफिस है। साथ ही में कंपनी ने 28 ग्लोबल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी के पास 25 वेयर हाउस है। और साथ ही में कंपनी के पास 600 प्लस सिटीज़ में अक्रॉस कंट्री में 69 सर्विस सेंटर है। और साथ ही में कंपनी के पास 12,000 रीसेलर्स का जो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो भी हमें देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी का जो बिज़नेस है उसको ग्लोबली पहुंचाने के लिए कंपनी ने 7 कंट्रीज़ में अपना जो बिज़नेस है वो भी एक्सपांड किया है। तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। और ये सब कंपनी के बिज़नेस चेन को बहुत ही कंटिन्यूस अच्छा चला रहा है। और उसके बाद कंपनी का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो किसी भी कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छे क्लाइंट होने चाहिए और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो उस कंपनी की अच्छी कंपनी के साथ होनी चाहिए। और इस कंपनी का अगर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखेंगे तो 28 प्लस ग्लोबल ब्रांड के साथ ये कंपनी काम करती है। और उसमें मेनली इस कंपनी के कस्टमर्स देखेंगे तो सिस्को, एचपी, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एसूस इन जैसे प्रेस्टिजियस और बहुत ही बड़े कस्टमर्स कंपनी के पास देखने को मिले। और इन सब के साथ कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बाकी का और पार्टनर्स देखेंगे तो 8 ब्रांड्स के साथ कंपनी काम करती है जिसमें जोहो टेक्नोलॉजीज, वेलॉक्स सॉल्यूशन, अल्काटेल और लुसेंट इन जैसे कस्टमर्स हमें देखने को मिले। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी ने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है वो भी हमें अच्छी देखने को मिली है। तो पूरा कंपनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और क्लाइंट बेस है वो कंपनी के बिज़नेस को बहुत ही स्ट्रांग मानता है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को ये बिज़नेस को अपने नंबर्स में मतलब फाइनेंशियल में भी यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंपनी के जो फंडामेंटल है वो इस बिज़नेस में स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। तो कंपनी का बिज़नेस है वो आईटी सेगमेंट से रिलेटेड है जिसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छे क्लाइंट बेस है। और कंटिन्यूस ग्रोथ करने के लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंट है वो अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो भी हमें देखने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। और तभी हमें ये पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके। तो सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड कुछ रेशोज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का ROC 13.6% और कंपनी का ROE 11.2% है। तो दोनों कंपनी के रेशोज है वो 10% के ऊपर है जो कि एक अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी का शेयर का चार्ट अगर हम देखेंगे तो 20 से लेकर 30 के बीच में कंपनी का शेयर कंटिन्यूस पिछले कुछ दिनों से ट्रेड करा था। लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और कंपनी का जो शेयर है वो अब हमें 14 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के जो शेयर है उसमें जो अगला सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो वो हमें वो 12 रुपीज़ के आसपास नीचे देखने को मिला है। और अपसाइड में देखेंगे तो 14 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद ही हमें इस कंपनी के शेयर में थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें जो कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे का रीज़न है वो हम जानेंगे कि कंपनी के शेयर में जो गिरावट हुई है वो कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से हुआ है या फिर कंपनी के शेयर में हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है मतलब कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो देखने पड़ेंगे।
और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें कंपनी का मैक्सिमम सेगमेंट का हम पिछले 6 सालों का डेटा देखने वाले। और सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये मार्च 18 में 4000 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर 4500 करोड़ का हुआ, लेकिन इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 4200, इसके अगले साल ये डाउन होकर 3700, इसके बाद फिर से बढ़कर 4200 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 4600 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 में जो कंपनी का सेल्स 4000 करोड़ का था, वो अभी हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4600 ज़रूर होते हुए देखने को मिला है साल में। लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट कम और ज़्यादा इसके नंबर्स हो रहे, तो बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस है वो कंपनी का सेल्स का है। और उसी वजह से बाकी के सेगमेंट में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे, इस सेल्स का जो डेटा है, इस सेल्स के नंबर जैसे ऊपर नीचे हो रहे वैसे हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट कंपनी का ये पॉजिटिव में देखने को मिला है। लेकिन जैसे हमने देखा था कि कंपनी के सेल्स के नंबर कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट उसके नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे। जैसे कि मार्च 18 में 70 करोड़ का था, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये बढ़कर 77 और 88 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से डाउन होकर 77 करोड़, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 98 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 121 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, तो इसमें भी कंपनी बहुत ही वॉलाटाइल परफॉर्मेंस कर रही है, तो इसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो 2 से लेकर 3% के, तो ये भी नंबर्स है वो कंपनी को एटलीस्ट 10% के आसपास ले जाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की स्टेबल परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में हो सके। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 20 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल ये प्रॉफिट बढ़कर 23 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 31 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन होकर 21 करोड़, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 27 करोड़ और अभी मार्च 23 में 33 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे वोलाटाइल देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी की अर्निंग पर शेयर के अगर हम नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट हमें बहुत ही वोलाटाइल और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो जैसे कंपनी के सेल्स के नंबर्स है वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन तीनों सेगमेंट के नंबर से वो कंपनी के कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे। तो और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इस कंपनी में किसी भी प्राइस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के शेयर में परफॉर्मेंस कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इस रीज़न की वजह से हम किसी भी प्राइस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमें एक अच्छे करेक्शन में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे पाएगी। तो जब तक कंपनी के नंबर्स स्टेबल नहीं होते तब तक हम ट्रस्टली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं कर सकते। तब तक हमें कंपनी में करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमें अच्छा बेनिफिट है वो इस कंपनी में होगा। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 9% का है, पिछले 3 सालों में 6% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 40% का है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा जंप कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ में किया है, लेकिन पिछले 3 से लेकर 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अभी भी हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। तो ऐसे में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने जो अच्छी जंप प्रॉफिट ग्रोथ में की, वैसे ही कंपनी को कंसिस्टेंट आने वाले समय में करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टॉक का CAGR देखेंगे तो 5 साल में -20% का है, पिछले 3 सालों में देखेंगे तो 4%, लेकिन अभी हम पिछले 1 साल में देखेंगे तो ये -48% का है। तो CAGR में भी कंपनी के जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो अभी भी निगेटिव में है। और उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 3% का है, पिछले 3 सालों में देखेंगे तो -2% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 16% का है। तो अभी अभी कंपनी ने सेल्स का जो ग्रोथ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अच्छा किया है, लेकिन पिछले 3 से लेकर 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही कम है। तो कंपनी को सेल्स ग्रोथ और उसके साथ ही में CAGR का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 40% का किया है वो कंपनी को कंसिस्टेंट आने वाले समय में करना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो शेयर और कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट का सेक्शन देखेंगे तो इसमें कंपनी के पास 248 करोड़ के रिजर्व है। और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ है वो अपने रिजर्व में की।
और इस रिजर्व की कंपेरेटिवली देखेंगे तो डबल कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है और इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट को ये वीक बना रहा है। तो पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी बोरोइंग्स कम करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कम होता है, लेकिन उसके अगले अगले 2-3 साल फिर से बढ़ता है और उसके अगले 2-3 साल फिर से कम होता है। तो ऐसे में कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कंपनी कंसिस्टेंट कम नहीं कर पा रही और इसी वजह से हम कंपनी के जो बोरोइंग सेक्शन है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी उसको कंसिस्टेंट यहाँ पर कम कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी का रिजर्व है वो कंपनी के बोरोइंग्स के कंपेरेटिवली बहुत ही कम है और ये कंपनी के बैलेंस शीट को अभी थोड़ा सा वीक बना रहा है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 9 करोड़ के प्लस में था, लेकिन इसके अगले 4 साल देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट लॉस में रहा है। तो पिछले 4 साल में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रहा है और इसीलिए कंपनी को अगर नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस प्लस में जनरेट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें जो नंबर्स मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस यहाँ पर कर रहे हैं वो यहाँ पर कंपनी को प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंसिस्टेंट कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 50 डेज के आसपास है और उसी वजह से कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही कम समय लग रहा है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंपनी के बिजनेस के लिए साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो ये भी 50 डेज के नीचे हमें कंसिस्टेंट कंपनी के देखने को मिले, तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही कम समय लग रहा है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 42.62% की हिस्सेदारी है, लेकिन अगर हम पिछले 1 साल से देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी वो इस कंपनी में लगभग 15% से कम हुई है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद एफआईज की इस कंपनी में हिस्सेदारी देखेंगे तो कंसिस्टेंट इस कंपनी में जो एफआईज है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम करे और बढ़ा रहे। और डीएस की अगर हम इस कंपनी में हिस्सेदारी देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो है। और साथ ही में पब्लिक की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 56% की है। तो सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी, जो कि कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। और उसी वजह से प्रमोटर को अपने कंपनी को स्टेबल रखना है, कंपनी के प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी वो कंसिस्टेंट मेजर रखनी पड़ेगी, तभी कंपनी आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रह पाएगी। तो ओवरऑल कंपू एज इन्फोकॉम लिमिटेड इस कंपनी का अभी हमने पूरा बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखी है और साथ ही में कंपनी के बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने देखी है। उसमें कंपनी का हमने जो सेल्स देखा है वो बहुत ही वॉलेटाइल है और इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो बहुत ही वॉलेटाइल हो रहे और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो इस वजह से हमें बहुत ही ऊपर नीचे, हाई और डाउन होते हुए देखने को मिला। और इसी वजह से जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं होते तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ले नहीं कर सकते और हमें कंपनी में करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कंपनी का बोनस ज़्यादा है और कंपनी का कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम लॉस मेकिंग है। तो कंपनी ने डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट जरूर की है और साथ ही में कंपनी के पास अच्छे कस्टमर जरूर है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी कुछ सेगमेंट में बहुत ही वॉलेटाइल है और इसी वजह से हम इस कंपनी में अभी करंट पोजीशन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ले नहीं कर सकते। तो कंपनी का उसके लिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस स्टेबल करने पड़ेंगे और अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी प्राइस पर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर हो सकता है। तो जब तक कंपनी परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं करती तब तक हमें इस कंपनी में ट्रस्ट यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और करंट पोजीशन में अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो करेक्शन में करनी है और वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करनी है और कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कंटिन्यूस फोकस देना है कि कंपनी परफॉर्मेंस है वो कैसा यहाँ पर जनरेट करती है।